आप इधर आ जाइए। इधर आइए। आ रहे हैं जा रहे हैं। पीछे जो पीछे सर आप एक बार नहीं कर रहे हैं कर रहे हैं पूजा पूजा छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री और हमारे आदिवासी नेता परम आदरणीय विष्णुदेव साय जी का कार्यक्रम में आगमन हो चुका है। साथ में हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री, भारत सरकार और पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड माननीय श्री अर्जुन मुंडा जी, हमारे आदिवासी नेता, वो भी आ चुके हैं। और हमारे बस्तर के लाडले सपूत
हमारे आदिवासी नेता, छत्तीसगढ़ शासन के वन मंत्री माननीय श्री केदार कश्यप जी, ये भी आ चुके हैं। थोड़ा बंद करवाया, 2 मिनट बंद कर। मंच में विराजमान हमारे देश के सबसे वरिष्ठतम आदिवासी नेता और भारत सरकार में पूर्व में मंत्री रहे, इस कांकेर क्षेत्र के लंबे समय से प्रतिनिधित्व कर रहे ऐसे हमारे माननीय अरविंद नेताम जी, मंचस्थ सभी हमारे अतिथिगण, गोंडवाना समाज के कांकेर जिला के सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित माता बहनों, नौजवान साथियों, समाज के सभी प्रमुखगण, गायता, पटेल, मांझी, मुखिया और हमारे लेया लेओर, सबको मैं जय जोहार करता हूं, सेवा जोहार करता हूं। आज ठाकुर जोहारनी कार्यक्रम में बहुत दूर दूर से हमारे आदिवासी गोंडवाना समाज के लोग आए हैं, इसके साथ ही अन्य समाज के लोग भी आए हुए हैं। आप सब जानते हैं कि जो हमारा बस्तर क्षेत्र है, हमारा छत्तीसगढ़ है और भारत के जितने भी हमारे अनुसूचित क्षेत्र हैं, जहां पे हमारे जनजाति समुदाय के लोग रहते हैं, जल जंगल जमीन को लेकर के और हमारे समाज के रीति रिवाज और परंपरा को लेकर के हम सब मानने वाले लोग हैं। आज इस कार्यक्रम में हमारे अनेक वरिष्ठ लोगों का मार्गदर्शन मिलेगा। मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन समाज के सामने जो 2-4 ज्वलंत मुद्दा है, इस मुद्दा पर हम सबको विचार करने की आवश्यकता है। इसलिए मैं कार्यक्रम शुरू होने के पूर्व आकर के आप सबके बीच में कुछ बातें कहना चाहूंगा। अभी कुछ दिन पहले दुर्ग रेलवे स्टेशन में हमारे अबुझ माड़ के जो सबसे पिछड़े जनजाति हैं, अबुझ माड़िया जनजाति, उनके बच्चियों को लेकर के, हमारे आदिवासी बच्चियों को लेकर के कुछ ईसाई मिशनरी के ननों के द्वारा उनको प्रलोभन दे करके या भ्रम फैला करके उनको बाहर ले जाने का काम किया जा रहा था। वहां के कुछ जागरूक लोगों के द्वारा विरोध किया गया, ननों की गिरफ्तारी हुई और पूरे भारत देश में उसका हंगामा हो गया। हमारे पार्लियामेंट में, लोकसभा के सदन में, सदन के बाहर बहुत हंगामा हुआ। हम लोगों ने भी अपनी बात वहां पे की। आप लोग देखे होंगे, सुने होंगे, टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से पढ़े होंगे कि उस नन के गिरफ्तारी के विरोध में बड़े बड़े राजनेता, सभी राजनीतिक दल के राजनेता, उन्होंने उनका समर्थन किया। और क्यों किया? क्योंकि उस धर्म और जाति समुदाय से वो लोग जुड़े थे। मैं आप लोगों से निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं कि आज बस्तर जल रहा है धर्मांतरण की आग में। आज हमारे बस्तर के अंदर शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के इस प्रकार से जो धर्मांतरण का खुला खेल हो रहा है, इस पर ठोस कानून बनने की आवश्यकता है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को, जो एक ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो चुनाव जीत करके मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद पहले दिन से ही धर्मांतरण का विरोध में उन्होंने अपनी बात कहा। और भी हमारे जनजाति समुदाय के जितने भी वरिष्ठ नेतागण हैं, हमारे पंच सरपंच हैं, हमारे विधायक हैं, हमारे अन्य जो जनप्रतिनिधि हैं, समाज के प्रमुख हैं, उन लोगों से भी मैं आह्वान करना चाहता हूं। पिछले दिनों जाम गांव में एक घटना हुई। उस घटना में 100 दफनाने को लेकर के वहां के हमारे आदिवासी समुदाय और अन्य समुदाय के लोग जो गांव के रीति रिवाज और परंपरा को मानते हैं, गांव के शीतला माता को मानते हैं, आंगा देव को मानते हैं, डांग डोली को मानते हैं, और हमारे पूर्वज आदिकाल से जो आदिवासी संस्कृति को मानते हैं, जो रीति रिवाज और परंपरा को मानते हैं, उसी रीति रिवाज और परंपरा की बात को लेकर के, 100 दफनाने की बात को लेकर के वहां विवाद हुआ। आज छत्तीसगढ़ के अंदर और हमारे बस्तर क्षेत्र के अंदर
5वीं अनुसूची के क्षेत्र में आता है। अनेक ऐसे अवैध चर्च बने हैं, अनेक ऐसे प्रार्थना सभा बने हैं। गांव में हमारा जो परंपरा है, गांव में हमारा गायता प्रमुख होता है, ठाकुर प्रमुख होता है, और उनके अनुसार समाज में जो भी सुख दुख के कार्यक्रम होते हैं, धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, पूजा पाठ के अनुष्ठान होते हैं, वो हमारे जो वैधानिक लोग हैं, जो सामाजिक लोग हैं, जो रीति रिवाज और परंपरा को आदिकाल से पालन करते आ रहे हैं, ऐसे लोग उस परंपरा का निर्वहन करते हैं और उसी का हम भी अनुसरण करते आए हैं। लेकिन आज क्या हो रहा है? जामगांव की घटना, हमारे बरकई की घटना अभी 2-3 दिन पहले हुई है। बरकई में एक सिरान बुजुर्ग जिसकी मृत्यु हो जाती है, उसके 3 पुत्र हैं और 3 में 2 आदिवासी समाज के साथ हैं और तीसरा बेटा ईसाई मिशनरियों के साथ है। और दुर्भाग्य कहना चाहिए, उन 2 बेटों को 2 आदिवासी समुदाय के उन हमारे भाइयों को अपने पिता के अंतिम संस्कार करने से भी वंचित किया जाता है। यह धर्मांतरण का खुला खेल हो रहा है। आज इस ठाकुर जोहारनी कार्यक्रम में हम सबको विचार करना चाहिए कि हाँ, क्या हमारे रीति रिवाज और परंपरा, जिसको आदिकाल से हमारे बूढ़ा देव और सब आंगा देव, डांग डोली जिसको हम मानते आ रहे हैं, इस व्यवस्था को हम क्या अपने आंखों से नष्ट भ्रष्ट होते देखना चाहते हैं? मैं ये भी आह्वान करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से और सभी जनप्रतिनिधियों से कि जिस प्रकार से आदिवासी के आरक्षण का लाभ ये लोग ले रहे हैं, उनका आरक्षण बंद होना चाहिए। उनको आरक्षण की सूची से डिलिस्टिंग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमारे रीति रिवाज और परंपरा का पालन नहीं करते, क्योंकि ये हमारे देवी देवता को नहीं मानते, हमारे समाज के जो रीति रिवाज और परंपरा है उसको भी नहीं मानते। इसलिए इनको किसी भी प्रकार के जो आदिवासी का आरक्षण है वो नहीं मिलना चाहिए। ऐसे केंद्र सरकार के द्वारा कानून बनना चाहिए। और मैं राज्य सरकार से भी अनुरोध करता हूं कि विधानसभा में प्रस्ताव पारित हो और केंद्र सरकार में प्रस्ताव भेजे। और हम लोग भी ये प्रयास कर रहे हैं, आप सब लोगों के आशीर्वाद से, इस बस्तर के और छत्तीसगढ़ के देवी देवताओं के आशीर्वाद से, जनता जनार्दन के आशीर्वाद से, हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार एक देव झुकने वाला बैगा आदमी को आप लोगों ने सांसद बनाया। इसके लिए मैं आप सबको सादर प्रणाम करता हूं। और जब मुझे लोकसभा में पहली बार बोलने का अवसर मिला तो मैंने पहली बार यही बात कहा कि जो हमारी रीति रिवाज और परंपरा का पालन नहीं करता है, जो हमारे देवी देवता को नहीं मानता है, ऐसे लोगों को आदिवासी के आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। और अंत में मैं एक बात आप लोगों को, एक प्रश्न आप लोगों के पास छोड़ करके जाता हूं कि आप लोगों ने दुर्ग की घटना में देखा होगा कि उस घटना में एक सांसदों का डेलीगेशन आया। देश के बड़े बड़े नेता इस मामले पर अपने अपने वक्तव्य दिए। और तो और कई राजनीतिक दल, वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो, चाहे आदिवासी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी उस मामले में हस्तक्षेप किए। आज हमारी जामगांव की घटना हुई, आज हमारे बरकई में घटना हुआ, भानु प्रतापपुर क्षेत्र के, अंतागढ़, आमाबेड़ा क्षेत्र के अनेक गांवों में ऐसी घटना हो रही है। क्या हमारे वहां के वार्ड पंच, सरपंच, जिला पंचायत के प्रतिनिधि, हमारे विधायक, हमारे सांसद, हमारे मांझी, मुखिया और समाज के अधिकारी कर्मचारी वहां पे जाकर के समाज के हित में कोई बात करते हैं? और नहीं करते तो उनको करना चाहिए और इस बात के लिए समाज उनको निर्देशित करे। मैं ये समाज से आह्वान करता हूं, क्योंकि हमारी जो सामाजिक रीति रिवाज और परंपरा है ये आज का नहीं है। जब से इस धरती और सृष्टि का निर्माण हुआ, जब से सूर्य देव, चंद्र देव और जितने भी जल, जंगल, जमीन, नदी, पहाड़ के पूर्वज हमारे पूजा करते आ रहे हैं, उसी दिन से आदिवासी संस्कृति और रीति रिवाज परंपरा का पालन हमारे लोग करते आ रहे हैं। आज हम अपने आंखों से अपने गांव को, हमारी संस्कृति को, हमारी परंपरा को नष्ट होते नहीं देख सकते। मैं सभी लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग
आज इस कार्यक्रम में शपथ लेकर के जाइए। आज इस कार्यक्रम में देवी देवता का आशीर्वाद लेकर के जाइए। हमारे मांझी, मुखिया, गायता, जनप्रतिनिधि सभी लोगों एकजुट होकर के संकल्प लेकर के जाइए कि हमारे गांव में जो अवैध प्रार्थना सभा चल रहे हैं, हमारे गांव में जो अवैध कब्रिस्तान है, हमारे गांव में जो अवैध चर्च है, हम उन सबको उखाड़ फेंकेंगे और हमारे गांव में सिर्फ हमारी शीतला माता जिम्मेदारी नाया की मंदिर होगा। हमारे गांव में आंगा देव, डाल, डोली और इस प्रकार से पूजा करने वाले लोग होंगे और उसमें सर्व समाज, हमारे एसटी, एससी, ओबीसी और अन्य समाज के लोग आदिकाल से जिस परंपरा का पालन करते आ रहे हैं, हम उसी परंपरा का पालन करेंगे। आप लोगों ने मुझे यहाँ बुला करके बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं सभी सगाजनों को, कार्यक्रम के आयोजक गणों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और इसी प्रकार के आप मुझ पर कृपा दृष्टि बनाए रखें, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि जिस प्रकार से जब धर्म और अधर्म की लड़ाई होती है तो उस समय में अनेक ऐसे लोग होते हैं जो धर्मी होता है, उसके विरुद्ध कई प्रकार के षड्यंत्र करके, कई प्रकार के भ्रम फैला करके कुछ न कुछ षड्यंत्र करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसे षड्यंत्रकारी हमारे देवी देवताओं के आशीर्वाद से, हमारे सगाजन और हमारे पूर्वज के आशीर्वाद से ज्यादा समय तक नहीं टिक पाएंगे। आज बस्तर में जिस प्रकार से हमारी सरकार के द्वारा लाल आतंक को समाप्त करके शांति व्यवस्था के लिए जो कोशिश की जा रही है, इसमें हमारे आदिवासी समाज के लोग, हमारे पढ़े लिखे लोग, हमारे बस्तर फाइटर के लोग, हमारे सैनिक, हमारे सेना के जवान जिस प्रकार से प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं, इसी प्रकार से आने वाले समय में हमारा बस्तर में जो रेला पाटा शुरू से होते आ रहा था, हमारे लोग मांदर नृत्य करते थे, गीत गाते थे, बस्तर एक शांति का टापू हुआ करता था। आज फिर से वह बस्तर शांति की ओर बढ़ते जा रहा है। आने वाले समय में बस्तर फिर से शांति का टापू बनेगा। दुनिया के लोग बस्तर में आएंगे और बस्तर की संस्कृति, बस्तर की देवी देवता, यहाँ के संस्कृति और संस्कार का शिक्षा लेकर के जाएंगे। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको सेवा जोहार। आदिवासी समाज के हीरा, आदिवासी समाज की हितैषी दोनों मुख्यमंत्री, एक छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री और एक झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, समाज के जिन सदस्यों का मैं नाम लिया हूं, कृपया इधर से आते जाएंगे। और साथ ही मैं आमंत्रित करता हूं उन्हें गब्दूराम भास्कर जी, शंकर, ये हमारे वैद राज संघ के हैं, गब्दूराम भास्कर जी, शंकर वट्टी जी, बली नाग जी, पुष्कर भास्कर जी, एम आर सोरदे जी, अध्यक्ष कांकेर गैंदराम राम टेके जी, राजेश जामदार जी। साथ ही साथ जी आप आइए। सबके जोहार। आज ठाकुर जोहारनी कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जिन्होंने सांसद के रूप में भारत सरकार में मंत्री के रूप में और इस समय राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में लगातार वर्षों से जनता का सेवा कर रहे हैं और इस समय छत्तीसगढ़ के विकास में एक ऐतिहासिक ऐसे राज्य के विकास का नींव रख रहे हैं जिसको कहा जाए कि एक अग्रणी प्रदेश छत्तीसगढ़ इनके नेतृत्व में बनता हुआ दिख रहा है। ऐसे माननीय मुख्य अतिथि
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, हमारे राज्य के छत्तीसगढ़ प्रदेश के मंत्री वन एवं पर्यावरण केदार कश्यप जी, इस कार्यक्रम का अध्यक्षता कर रहे हमारे आदरणीय विधानसभा के विधायक कांकेर के आसाराम नेताम जी, हमारे लोकप्रिय सांसद भोजराज नाग जी, हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री और हमारे बहुत पुराने परिचित आदरणीय अरविंद नेताम जी, पूर्व मंत्री विक्रमदेव उसेंडी जी, माननीय विधायक केशकाल नीलकंठ टिकाम जी, चेतराम अट्टाम जी, इंद्रसा मंडावी जी, विक्रम शाह मंडवी जी, और भी यहां पर हमारे समाज के और जनप्रतिनिधि के रूप में विभिन्न स्तरों पर काम करने वाले शिवचरण नेताम जी, सुदर्शन ठाकुर जी, हुतार जी, श्री रामदृक्ष प्रदेश सचिव सुरेश पैकरा जी, हमारे जीआर राणा जी, नारायण सिदार जी, डमरूधर माझी जी, आरसी चुंड जी, अकुत ध्रुवे जी, ऐसे इस मंच पर उपस्थित और आप सभी दूर दराज विभिन्न गांव से आए हुए इस कांकेर में उपस्थित माताओं, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, मैं सबसे पहले आप सबको भगवान बिरसा मुंडा के धरती से और झारखंड के 3 करोड़ जनता की ओर से हार्दिक अभिनंदन और जोहार करता हूं। यह हमारा उत्सव का कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम हमारी संस्कृति को, हमारी परंपराओं को, हमारे जीवंत समाज को बरसों बरसों से जंगलों के बीच रहकर आनंद से रहने वाला समाज को दिखाता है, प्रतिबिंब करता है। और इसलिए हमें देश में जहां कहीं भी रहने वाले हैं उसका परिचय हमारा आदिवासी का है। संवैधानिक दृष्टि से जनजाति शब्द है, लेकिन आदिकाल से रहने वाले जल जंगल जमीन के साथ, अपनी परंपराओं के साथ, खेती बाड़ी, खेती किसानी के साथ, नृत्य गीत, मादर मृदंग के साथ जीने वाला यह समाज का एक अपना परिचय है। और इसलिए आज मुझे यहां आने का मौका मिला। मैं हृदय से आभारी हूं और बहुत प्रफुल्लित हूं, बहुत आनंदित हूं कि ऐसे त्योहारों में, ऐसे कार्यक्रम में जहां राज्य के मुख्यमंत्री हैं, राज्य के वरिष्ठ मंत्री, वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ जनप्रतिनिधि, जागरूक समाज के प्रतिनिधि, ऐसे असंख्य लोगों का यहां पर उपस्थिति है। इसलिए भाइयों एवं बहनों, बहुत ज्यादा बातें नहीं कहना है। इस देश में आजादी के बाद
हमारे लड़ाई के बल पर, चाहे वो मुगल का शासन हो, चाहे अंग्रेजों का शासन हो, आदिवासी समाज ने अपना वजूद को, अपनी भाषा संस्कृति को बनाए रखने के लिए हमेशा से संघर्ष करते हुए अपना परिचय बना के रखा है। वह परिचय खो ना जाए, उस परिचय पर हमला ना हो, वो संस्कृति बरकरार रहे, हम और हमारा वंशज हमेशा बना रहे। इसके लिए आज के दिन में जहां सरकार यहां पर काम कर रही है कि यहां के जनता का, यहां के लोगों का, आदिवासी भाइयों का समग्र विकास होना चाहिए, वहीं हमें भी जागरूक रहना चाहिए। संविधान के प्रावधानों को कोई लागू करे ये तो जरूरी है, लेकिन उस संविधान का लाभ आपको कैसे मिल रहा है, कैसे आप उसको देख रहे हैं, समाज को जागरूक रहना जरूरी है। समाज में इस बात का ध्यान रखना कि आजादी के बाद नए सिरे से जनजाति क्षेत्र, जनजाति समाज किस तरीके से आगे बढ़ेगा, कैसे वह क्षेत्र सुरक्षित रहेगा, संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर रहते हुए हम आज किस स्थिति में हैं, किन चीजों का ध्यान रखना है। आजादी के लंबे कालखंड में कुछ चीजें हमारे साथ कुछ इस तरह के हमारी भी कमियां रही जिसको हम आकलन नहीं कर पाए, और जिसके कारण अभी मैं कुछ लोगों का वक्तव्य सुन रहा था कि हम संवैधानिक अधिकारों को संविधान में पढ़ते तो हैं, पर जीवन में उसे किस तरीके से देखें यह हम आकलन नहीं कर पाते। और यही कारण था कि संविधान में आज बातचीत हो रही थी 5वीं अनुसूची की, देश के 10.5 राज्य यानी यह मध्य भारत, इसके साथ उत्तर पूर्वी भारत, ये सारे क्षेत्र एक विशेष तरीके से यहाँ की परंपराओं को, यहाँ के संस्कृति को, यहाँ के आबादी को, यहाँ के जो मूलभूत जीवन तत्व है, उन सारे चीजों को बनाए रखने के लिए जो बातें कही गई है। आज हम सुन रहे थे 5वीं अनुसूची के बारे में। 5वीं अनुसूची का प्रावधान क्यों है? हम आदिवासी समाज को यह सोचना चाहिए, 5वीं अनुसूची तो है संविधान में, पर वो क्यों है, इसकी यदि जानकारी हमें नहीं हो पाएगी और इसका यदि ध्यान हम नहीं रखेंगे कि मूल तत्व यह संविधान में आया कैसे, और इसके बारे में समाज को विशेष तौर से ध्यान रखते हुए कार्य करना पड़ेगा। हम 5वीं सूची में हैं, हम 5वीं सूची के क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं, और उसका आज के दिन में इस व्याख्या के साथ यदि हम बात को समाप्त करते हैं तो देश के 10.5 राज्यों में रहने वाले आदिवासी समाज ये राग तो अल्पेगा, लेकिन उसके साथ साथ जब नुकसान का आकलन नहीं करेगा तो ठगा हुआ महसूस करेगा। और इसलिए मैं देश के समस्त आदिवासी क्षेत्रों में जहां कहीं भी मौका मिलता है तो मैं जाकर के इस बात को जरूर दोहराने का प्रयत्न करता हूं कि ये जो आदिवासी क्षेत्र है, इसको समझने के लिए सबसे पहले
हमें अपने और अपने बच्चों को शिक्षित करना पड़ेगा। हमें अपने और अपने बच्चों को इन सारे चीजों के बारे में जानकारी देना पड़ेगा कि 5वीं अनुसूची जब संविधान सभा में इन सारी चीजों की चर्चा हुई तो क्या क्या दलीलें दी गई और संविधान में प्रावधान होते हुए अनुसूचित क्षेत्र का अधिसूचना कब जारी हुआ। संविधान तो लागू हुआ 26 जनवरी 1949 को, लेकिन इसका नोटिफिकेशन कब हुआ और यहीं से हम ठगे गए ये महसूस होने लगा। इसका नोटिफिकेशन वर्षों बाद ये अनुसूचित क्षेत्र, क्योंकि इसका जो यूनिट है वो ब्लॉक है, उस ब्लॉक एक एक ब्लॉक की आबादी का आकलन करते हुए जो नोटिफिकेशन करना था वो 77 में हुआ। आजादी के बाद जिस दिन संविधान लागू हुआ उसी दिन ये नोटिफिकेशन होना चाहिए, क्योंकि संविधान सभा में इसकी चर्चा हुई थी कि जिन क्षेत्रों में आदिवासियों की बाहुलता है उनकी संस्कृति पर कोई प्रहार नहीं करे, उनके संस्कृति पर कोई हमला नहीं करे, उसका जल जंगल जमीन बना रहे और इस क्षेत्र का सीमांकन इस तरीके से किया जा रहा है, उसका नोटिफिकेशन होना चाहिए। लेकिन नोटिफिकेशन में लोगों ने धोखाधड़ी किया, चालबाजी किया और वहीं से इस तरह का दृश्य उत्पन्न हुआ कि संविधान में तो हमारी बातें लिखी गई, लेकिन वो संविधान का उपयोग के लिए जो हमें मौका मिलना चाहिए वो मौका नहीं मिल पाया। हमारा आर्टिकल 343 में जो प्रावधान है, आर्टिकल 330 में जो प्रावधान है, या शुरू से अगर आर्टिकल 15 से हम प्रावधानों को देखें तो सारी चीजें उपलब्ध है, लेकिन हम अपने से भी पिछड़ गए। और इसलिए मैं इस अवसर पर कहूंगा कि मैं अभी पिछले कैबिनेट में भारत सरकार में मंत्री था और इस बात को महसूस करते हुए जिस तरीके से नवोदय विद्यालय हर जिला में एक मापदंड के आधार पर शिक्षा प्राप्त हो इसकी व्यवस्था की गई थी, हमने ब्लॉक को यूनिट बना करके आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में जितने अनुसूचित क्षेत्र के ब्लॉक है सभी ब्लॉक में आदिवासी बच्चे और बच्चियों के लिए एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल सेंट्रल स्कूल की तरह बने। 40,000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए पोस्ट क्रिएट किया और 700 से अधिक एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल हमारे ब्लॉक स्तर पर बने और उसका कैपेसिटी 240 से बढ़ाकर 480 करने का काम किया। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि छत्तीसगढ़ शासन उन सारे एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल को बनाने के लिए जो भारत सरकार ने राशि आवंटित किया है उसका कार्य गति पकड़ा है, कार्य आगे बढ़ रहा है और भारत सरकार अब नियुक्ति का काम भी प्रारंभ कर दिया है। 10,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है और 10,000 की प्रक्रिया में है और आगे भी यह जारी रहेगा। तो मित्रों, स्कूल में शिक्षक आ जाएंगे। 6 क्लास से 12 क्लास तक बच्चों को वहां जो व्यवस्था किया गया है वो मुफ्त में सारी सुविधाएं मिलेगी, लेकिन बच्चों को पहुंचाने का काम हम जैसे समाज के जागरूक लोगों को करना पड़ेगा कि 6 क्लास से 12 क्लास तक के गुणवत्ता आधारित शिक्षा केंद्र में हमारे बच्चे शिक्षित हों और उसके साथ साथ वो अपने भाषा और संस्कृति का ध्यान रखे और साथ ही साथ इस संवैधानिक व्यवस्था के आधार पर जो अधिकार, और मैं आपको इस अवसर पर बताना चाहता हूं, मैं अभी सुन भी रहा था कि 1996 में इस देश में पेशा कानून लागू हुआ, लेकिन पेशा का विकेंद्रीकरण जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से देश भर में नहीं हो पाया।
इसमें भी मैं कहूंगा कि हमें जागरूक रहना पड़ेगा। मुखिया और जिला परिषद में इस पेशा के आधार पर चुने हुए प्रतिनिधि को सावधान रहना पड़ेगा कि आपको यह पेशा में एकल पद पर जो रिजर्वेशन मिला है, वो रिजर्वेशन का मूल कारण क्या है। हमारे बहुत सारे मुखिया, बहुत सारे प्रतिनिधि योजना के आधार पर चीजों को देखते हैं। वो मात्र योजना के आधार पर नहीं, स्कीम के आधार पर नहीं, बल्कि अपनी भाषा, संस्कृति, अपनी जो जल जंगल जमीन का अस्तित्व है उसको बरकरार रखते हुए हमारा विकास ऐसा होना चाहिए कि गांव है तो हम है, हमारी संस्कृति है तो हम है, हमारा नृत्य गीत मादर मृदंग है तो हम है, अन्यथा हमारा वजूद, हमारी पहचान मिट जाएगी। तो इस बारे में ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही साथ मैं पिछले बार आया था भाई हमारे वन मंत्री को, उस समय मैंने कहा था, और इस देश में जो वनाधिकार कानून है, वनाधिकार कानून, उस कानून का उपयोग देश भर में हो रहा है, लेकिन मैं इस कानून को चूंकि ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री के माध्यम से इंट्रोड्यूस किया गया था पार्लियामेंट में, और इसलिए वन मंत्रालय ने इस कानून को नहीं बनाया, क्योंकि जो मंत्रालय नियंत्रित करता है वो, क्योंकि पुराने जो हमारे अनुभव है 1927 के एक्ट का, क्योंकि उस एक्ट में वन के बहुत सारी चीजों का, पेड़ पौधे, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, पौधा कितने प्रकार के हैं, कौन सा है, कैसे है, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, सारी चीजों की बात की गई। लेकिन उस फॉरेस्ट एक्ट में जंगलों के बीच में ये आदिवासी रहते हैं, इसकी चर्चा नहीं की गई। और इसलिए इस कानून को बनाते समय यह कहा गया है कि यह एक ऐतिहासिक भूल जिसको लोगों ने देखा नहीं, उस ऐतिहासिक भूल को ठीक करने के लिए जो नैसर्गिक अधिकार जल जंगल जमीन का आदिवासियों का है, उस अधिकार को पुनर्स्थापना करते हुए उन्हें उसी तरीके से रहने का अधिकार मिलना चाहिए जैसे आदिकाल से आदिवासी जंगलों के बीच में रहते आए हैं। और इसलिए इस बात को पदाधिकारियों को भी मैं बार बार कहता हूं, मैं झारखंड में मुख्यमंत्री था, मैं पदाधिकारियों को भी यह बात बताता था कि आप उस पर यह कभी मत कोशिश करिए कि आप उसको वन पट्टा दे करके आप मेहरबानी कर रहे हैं। यह कानून इसलिए बना है कि यह मेहरबानी का नहीं बल्कि उनके अधिकार का है, नैसर्गिक जीवन व्यवस्था का है। वो व्यवस्था आज जो हम पूजा पाठ किए यहाँ पर, वो प्राकृतिक पूजा है। प्रकृति के साथ जो हमारा अनुनाश्रय संबंध है वो इस त्योहार का मूल उद्देश्य, मूल कारण है। इन उद्देश्यों को बरकरार रखने के लिए अब बूढ़ा देव का पूजा हम करते हैं जंगलों के बीच में, ऊंचे जगह में, खोह में, पहाड़ों के बीच में। अब वहां फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कहेगा नहीं ये तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, ये रिजर्व फॉरेस्ट है, वो कोई कानून लागू नहीं होगा। कानून लागू होगा तो आदिवासियों का, जनजातियों का वनाधिकार कानून, जल जंगल जमीन का कानून लागू। तो पदाधिकारियों को भी इस बात में ध्यान रखना चाहिए। अभी कई प्रदेशों में वन पट्टा के नाम से कुछ आप खेती करिए, कुछ आप तोड़िए, कुछ आप तोड़िए। जो गांव का सीमाना, मौजा का सीमाना, रेवेन्यू विलेज के सीमाना में फॉरेस्ट है, वो फॉरेस्ट एक पट्टा सामुदायिक पट्टा है, उसको कई पट्टा में बदल नहीं सकते। एक ही पट्टा होगा और वो गांव का पट्टा होगा, गांव का स्वराज अधिकार। तो ये जो त्योहार है उस त्योहार के मूल उद्देश्य में हमारा नैसर्गिक जीवन है। मित्रों, बोलने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं इस अवसर पर, समय की मर्यादा है, हम सब यहां आए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को आप सुनना चाहते हैं, पर मैं दो तीन चीजों पर आपको निश्चित रूप से कि आप
हम सब, यानी आप मतलब हम सब आदिवासियों को जागरूक होना और इन अधिकारों को लेने के लिए सतर्क रहना आज के दिन में एक डिलिमिटेशन का विषय है। इस डिलिमिटेशन के विषय में आज यदि नुकसान झेलने वाले स्थिति पर है तो कुछ ने लूटा और कुछ तो हमने लुटाया। अब आदिवासी समाज हमेशा से यही सोचता रहा, लेकिन अब उसको बंद करना चाहिए। कोई लूट के खुश हुआ, कोई लुटा के खुश हुआ। लुटा के खुश हुआ इसलिए कि हम सस्ता छूटा, ये भावना अब नहीं। हमारा जो अधिकार है उसके प्रति सावधान रहना और डिलिमिटेशन के मामले में जहां कहीं भी देश भर में इस बात का ध्यान रखना कि संविधान सशक्त बनाने के लिए है, संविधान हमको कमजोर बनाने के लिए नहीं है। संविधान के अधिकारों का उपयोग करने के लिए हमें अपने को जागरूक रखना पड़ेगा। और इसके लिए मैंने जैसे कहा कि विशेष तौर से ध्यान रखना है। हम कई बार ये ध्यान नहीं रखते, देहात में, जंगलों में, गांव में रहते कि ठीक है कोई डेथ कर गया तो हम मानते इनके भाग्य में इतना ही लिखाया था, दवाई तो करवाए थे, नहीं हो सका। अब सभी पूरे देश में स्वास्थ्य के प्रति हमें जागरूक रहना पड़े, क्योंकि आप सोचेंगे कि ठीक है हमारा परिवार का या कोई आदमी आदिवासी समाज का एक डेथ कर गया, मृत्यु दर, मृत्यु की आयु, जन्म दर, इससे भी इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि इसके प्रति अगर आप सावधान नहीं रहेंगे तो आबादी तो आपकी घटेगी, सिर्फ जमीन ही नहीं जाएगी, बाकी चीजें भी चली जाएगी। तो स्वास्थ्य के प्रति ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखना। हमें नशाखोरी से बचना है। समाज में हमें मालूम है देवी देवता को हम चढ़ाते हैं, लेकिन देवी देवता ये नहीं बोलते हैं कि आप उधर चढ़ाने से ज्यादा अपने में ज्यादा चढ़ा लीजिए। देवी देवता बोलते हैं कि सावधानी के साथ, समझदारी के साथ, प्राकृतिक तरीके से जीने के लिए, आनंद के लिए हमें उतना ही करना है जिससे हमारा आयु, हमारा जीवन, हमारा भविष्य बेहतर हो। तो स्वास्थ्य के प्रति, शिक्षा के प्रति, संवैधानिक अधिकारों के प्रति हमें हमेशा जागरूक रहना है। मैं इस अवसर पर बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए, बहुत सारी यहाँ पर बुद्धिजीवी बैठे हुए हैं, मैं आशा करता हूं कि ये जो त्योहार है, ये त्योहार नुआखाओं के बाद में जो ये त्योहार है, ये अभी हमारा केदार कश्यप जी बोल रहे थे, अभी लगातार ये दशहरा तक ये कार्यक्रम चलते रहेगा और हम लोग ये प्रोग्राम दशहरा के समय में समाप्त करेंगे। तो ऐसे सभी गांव-गांव में, क्षेत्र में लगातार ये कार्यक्रम होता रहेगा। पर सावधानी जरूरी है, जो चीजों को हमने बताया, और यदि हम इसका ध्यान रखेंगे तो आज हमारे सामने आदिवासी मुख्यमंत्री दिख रहे हैं, ये आदिवासी का कुर्सी बरकरार रहेगा, हमेशा आदिवासी मुख्यमंत्री हमारे बीच में होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको फिर से हृदय से आभार और सबको बहुत ही सम्मान के साथ, हृदय के साथ, एक बार जोरदार तालियों के साथ आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, छत्तीसगढ़ का लाडला और हमारे आदिवासी समाज का लाडला सपूत, प्रथम मुख्यमंत्री हमारे आदिवासी समाज का मैं आमंत्रित करता हूं। परम सम्मानित प्रेम से बोलिए, बुढ़ाल पेता सेवा सेवा। बुढ़ाल पेता जिम्मेदारी ने आया ना, लिंगो बाबाना कपाट दाईना, भूमियार बाबाना, शीतला माता की, बूढ़ा देव की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की,
आज कांकेर नरहरपुर की इस पावन भूमि में आज के ठाकुर जोहारनी कार्यक्रम में हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है। हमारे आदिवासी समाज के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि आज हमारे समाज के गौरव, जो हमारे पड़ोसी प्रदेश झारखंड के मुख्यमंत्री भी रहे, भारत सरकार में आदिम जाति कल्याण मंत्री भी रहे, झारखंड में और भी कई मंत्रालय में मंत्री के रूप में काम किए, और जो पिछले यहाँ के हमारे विधायक हैं आसाराम नेताम जी, उनके नॉमिनेशन में आसाराम जी के नॉमिनेशन में भी आए थे, ऐसे माननीय अर्जुन मुंडा जी, जिनका उद्बोधन हम सब लोग सुने हैं। मैं चाहूंगा कि आप सब लोग करतल ध्वनि से उनका स्वागत करेंगे। हमारे प्रदेश के वन मंत्री और हमारे बस्तर के सपूत श्री केदार कश्यप जी, कांकेर के सांसद आदरणीय भोजराज नाग जी, और आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आपके इस कांकेर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक श्री आसाराम नेताम जी, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री और पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे, आदरणीय और विधायक भी हैं अभी श्री विक्रम उसेंडी जी, विधायक श्री नीलकंठ टेकाम जी, हमारे बहुत ही समाज के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री श्री अरविंद नेताम जी, श्री महेश जैन जी, जिला अध्यक्ष उपाध्यक्ष तारा ठाकुर जी, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष हैं, श्री सुमेर सिंह नाग जी, हेमलाल मरकाम जी, राजेश भास्कर जी, कन्हैया उसेंडी जी, दिलीप जायसवाल जी, देवलाल दुग्गा जी, शिशुपाल सोरी जी, श्रीमती सुमित्रा मारकोली जी, भरत मटियारा जी, हरवंश मेरी जी, और मंच में विराजमान हमारे समाज के सभी वरिष्ठ जन, कांकेर के कलेक्टर, यहाँ के एसपी, सभी अधिकारीगण, और इस ठाकुर जोहारनी कार्यक्रम में भारी संख्या में हम लोग जब हेलीकॉप्टर से लैंड कर रहे थे तभी देखे सब तरफ भीड़ फैली हुई है। ऐसे भारी संख्या में उपस्थित हमारे सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथियों, भाइयों और बहनों और मीडिया के साथियों, सबसे पहले इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में बुलाने के लिए मैं पूरे समाज का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। और आप सब लोगों ने बड़े बड़े गजमाला के माध्यम से हम लोगों का आत्मीय स्वागत किया, उसके लिए भी आप लोगों का आभार। और मैं भी अपने तरफ से आप सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, और इस ठाकुर जोहारनी कार्यक्रम की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। कल ही आप लोग नुआखाई का उत्सव मनाए हैं और आज ठाकुर जोहारनी का ये कार्यक्रम है। नुआखाई की भी आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। इसके पहले मैं जब प्रदेश अध्यक्ष था उस समय यहाँ का चुनाव चल रहा था नगर पंचायत का, उस समय प्रदेश अध्यक्ष के नाते हमारा आना हुआ था। और आज आप सब लोगों का आशीर्वाद, हमारे ठाकुर और देवी देवताओं का आशीर्वाद कि आज मुख्यमंत्री के रूप में दोबारा आप लोगों के बीच में आना हुआ है। कई बार इसके पहले भी निमंत्रण मिला और कार्यक्रम बना भी, लेकिन एंड टाइम पर कोई ना कोई दूसरा कार्यक्रम हो गया, कहीं बाहर जाना पड़ा, और इस कारण से मुझे ख्याल है कि पहले एक दो बार कार्यक्रम में हम नहीं आ पाए। इसके लिए भी हम पूरे समाज से क्षमा चाहेंगे। और ये बड़ा पवित्र हम आदिवासियों में परंपरा है कि हम सब लोग कोई भी अनाज होता है, कोई भी फल होता है, उसको ग्रहण करने के पहले हम अपने देवी देवताओं को अर्पण करते हैं, उनको पहले हम लोग भोग लगाते हैं, उसके बाद खुद ग्रहण करते हैं।
ये कितनी अच्छी परंपरा है। और साल भर हम लोग का जीवन मंगलमय हो, सुखमय हो, सबके घर में सुख समृद्धि हो, शेष बरकत हो, इसकी हम लोग हमारे देवी देवताओं से सबसे मन्नत मांगते हैं। ये हम लोगों के आदिवासी समाज में ही ऐसी परंपरा हो सकती है और ये इस नाते हम लोग भारी संख्या में जुट भी पाते हैं। एक जोड़ने का भी ये उत्सव मतलब एक माध्यम बनता है। तो इस परंपरा को हम लोग को आगे भी जीवित रखना है, ऐसा मैं हमारे समाज से आग्रह करना चाहूंगा। और चूंकि हम लोग थोड़ा आने में भी विलम्ब हम लोग को हुआ, यहाँ पर हम सीधे अपने गांव से आए। कल गांव में परिवार में एक मृत्यु भोज था और वहीं से माननीय अर्जुन मुंडा जी गांव में आए और वहां से हम लोग सीधे यहाँ पर आए हैं। और हेलीकॉप्टर का ही कहना है कि जल्दी यहाँ से उड़ना है। तो आज तो हम खाली ठाकुर जोहारनी के लिए आए हैं, अपने सगा संबंधियों के बीच में, अपने परिवार के बीच में। हम फिर कभी और समय निकाल कर आएंगे तो ज्यादा बात करेंगे, लेकिन आज के इस सभा में 5वीं अनुसूची की बात हुई है, वनाधिकार पट्टा की बात हुई है और इसके विषय में हमारे आदरणीय श्री अर्जुन मुंडा जी, जो बहुत ही इस सबके जानकार हैं, उन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बात यहाँ पर रखी है। जो वास्तविकता है 5वीं अनुसूची के विषय में, वनाधिकार पट्टा के विषय में, वो सब बात को रखी है। मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहूंगा, लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि एक तो हमारा इस समाज को एकजुट रहने की आवश्यकता है। कहा गया है कि संघ ही शक्ति कलियुग है, इस कलियुग में संघ में ही शक्ति है। इसलिए हम लोगों को कई तरह की बातों में उलझकर अपने समाज को कमजोर नहीं करना है, अपने समाज को बिखराव में नहीं डालना है, एकजुट रह के रहना है, उसी में ताकत है। और समाज को हम लोग को आगे बढ़ाना है तो निश्चित रूप से शिक्षा, इस पर बहुत जोर देना पड़ेगा। आज शिक्षा की भी बात हमारे आदरणीय अर्जुन मुंडा जी कह रहे थे। पिछले समय मोदी जी की सरकार में आप आदिम जाति कल्याण मंत्री थे, तो एकलव्य विद्यालय है, नवोदय है, ये सब के विषय में वो बता रहे थे। और आज उन्हीं का किया हुआ सैंक्शन एकलव्य स्कूल आज मूर्त रूप हमारे छत्तीसगढ़ में ले रहा है, सारे भवन का निर्माण हो रहा है। तो शिक्षा पर भी विशेष जोर देना पड़ेगा। हमारी सरकार ने और भारत सरकार ने भी शिक्षा के लिए चिंता की है। हम लोग नई शिक्षा नीति हमारे प्रदेश में लागू किए हैं। 2020 में नई शिक्षा नीति बन गई थी, लेकिन हम लोग 2024 में इसको यहाँ पर लागू कर पाए हैं। और आज 18 स्थानीय बोली में प्राथमिक स्तर में हम लोग हलवा, गोंडी, ये सब भाषा में किताब छपवाकर आज प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई करवा रहे हैं। और आदरणीय हमारे मोदी जी की जो नई शिक्षा नीति है, ये खाली शिक्षा नहीं है, खाली डिग्री हासिल करने का माध्यम नहीं है, बल्कि उसमें संस्कार भी है और उसमें रोजगार भी है। तो नई शिक्षा नीति, और हम लोगों ने अभी रजत जयंती वर्ष में हम लोग प्रवेश किए हैं। हमारे प्रदेश के निर्माण को 25 वर्ष हुए हैं, तो हम रजत जयंती वर्ष की भी आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देते हैं। और इसके लिए हम लोग रूपरेखा बनाए हैं। 15 अगस्त से इसका शुभारंभ हो गया है रजत जयंती समारोह का, और आने वाले 25 सप्ताह तक, फरवरी 2026 तक इसको अलग अलग तरह से हम लोग मनाने वाले हैं। उसमें आप सब लोगों को भी अपनी सहभागिता देनी है। आज 25 वर्षों में जहां पर एक मेडिकल कॉलेज होता था, छत्तीसगढ़ के अंदर आज 15 मेडिकल कॉलेज है, 20 से ज्यादा यूनिवर्सिटी है, और सारी शिक्षण की संस्थाएं IIM से लेकर IIT, IIIT, आपका लॉ का यूनिवर्सिटी, शिक्षण की जितनी भी संस्थाएं हैं हमारे देश में, वो सब छत्तीसगढ़ में हम लोग 25 वर्षों में लाने में कामयाब हुए हैं। हमारे बच्चों को हम लोगों को उच्च शिक्षा भी देना है, और यहाँ पर हमारे बच्चे किसी भी तरह से शिक्षा में पीछे नहीं रहें, इसके लिए प्रयास नाम की संस्था भी चला रहे हैं। उसमें हमारे बच्चों को विशेष पढ़ाई करते हैं।
आज दिल्ली में भी हम लोग ट्राइबल यूथ हॉस्टल का निर्माण किए हैं। वहां पर हमारे बच्चे निःशुल्क रहकर कोचिंग कर सकते हैं। आज हम लोग हर बड़ी जगह में, जिला हेडक्वार्टर में आज नालंदा परिसर खोल रहे हैं और वहां पर ऑफलाइन ऑनलाइन हमारे जो बड़े परीक्षा में बैठने वाले बच्चे हैं उनके लिए स्टडी मटेरियल उपलब्ध करा रहे हैं। तो ये सब शिक्षा का लाभ हमारे समाज को लेना है। हमारे हर बेटा बेटी को पढ़ाना लिखाना है, उनको शिक्षित करना है, ऐसा मेरा समाज से आग्रह होगा। और छत्तीसगढ़ को हम लोग को आगे बढ़ाना है। खनिज संपदा से भरपूर प्रदेश है। आज यहाँ पर सैकड़ों तरह के फॉरेस्ट प्रोड्यूस है। आज यहाँ की उर्वरा शक्ति से भरपूर मिट्टी भी है। आप सब लोग मेहनतकश किसान भी हैं और छत्तीसगढ़ या सबले बढ़िया भी पूरे देश और दुनिया में हम लोग को कहते हैं। तो छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाना है और कहीं ना कहीं बस्तर में ये जो माओवाद एक विकास में बहुत बड़ा बाधक था, इसको भी हम लोग इसका भी समाधान करने में कामयाब हो रहे हैं। 20 महीने में ही जिस तरह से हमारे जो केंद्रीय बल के जवान हैं, छत्तीसगढ़ पुलिस बल के जवान हैं, मुस्तैदी से लड़ाई लड़के लगातार ऑपरेशंस में सफलता मिल रही है। बड़े बड़े माओवाद न्यूट्रलाइज हो रहे हैं और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी का जो संकल्प है आने वाले साल 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से इस नक्सलवाद को समाप्त करने का मुझे तो पूरा भरोसा है और आप लोगों को भी भरोसा होगा। जिस तरह से आप लोग समाचार के माध्यम से अवगत होते हैं कि बड़ी मजबूती के साथ ये लड़ाई चल रही है, तो उनका संकल्प पूरा होगा। उसके बाद हमारा ये बस्तर ये भी विकास की दृष्टि से बहुत आगे बढ़ेगा। हम लोग विकसित छत्तीसगढ़ के लिए भी एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार किए हैं और उसके अनुसार काम हम लोग कर रहे हैं। नई उद्योग नीति लाए हैं, उसमें भी बस्तर और सरगुजा को विशेष फोकस किया गया है। अभी तो 2-3 दिन पहले ही हम जगदलपुर आए थे और वहां पर छोटे छोटे उद्योग धंधे, राइस मिल है, कोल्ड स्टोर है, होटल का है, रिसोर्ट का है, अस्पताल है, ऐसे हमारे स्थानीय लोग जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको हम लोग मतलब निवेश प्रस्ताव दिए हैं। तो ऐसे करीब 1000 करोड़ का भी 4-5 दिन पहले ही हम लोगों ने निवेश प्रस्ताव हमारे यहाँ के क्षेत्रीय बेटा बेटियों को दिया है। निश्चित रूप से इससे हमारा मतलब बस्तर समृद्ध होगा और हम लोग हमारे लोगों को जैसे वन भूमि की भी बात आई, वनाधिकार पट्टा का, उसमें भी प्रदेश शासन की तरफ से एक काम किए हैं। पहले पट्टेदार की मृत्यु के बाद वो किसी के नाम से होता नहीं था, लेकिन हम लोग यहाँ पर नियम बना के, जैसे राजस्व सेवा मतलब ऋण पुस्तिका में उत्तराधिकारियों का नाम चढ़ता है, उसी तरह से वन भूमि के पट्टा में भी अब बच्चों का नाम, उनके उत्तराधिकारियों का नाम चढ़ेगा। ऐसा हम लोग प्रदेश में कानून बनाए हैं और हमारे ऐसे वन अधिकार के लोगों को और मजबूत बनाने का काम हम लोगों ने किया है। और भी कई तरह की योजना हम लोग चला रहे हैं। हमारे लोगों को 2 मवेशी भी दे रहे हैं, गाय दे रहे हैं। एनडीडीबी से समझौता हुआ है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड से 1 जून से कोंडागांव से योजना का प्रारंभ किए हैं। तो उससे भी हमारा आदिवासी समाज भी समृद्ध होगा और मत्स्य पालन, पशुपालन, कुक्कुट पालन, इस सब पर भी साल का बजट आप देखेंगे तो ज्यादा बजट में प्रावधान किए हैं। कुल मिला के विकास आगे बढ़ेगा, ऐसा सरकार पूरा प्रयास कर रही है। आप सरकार की योजनाओं का लाभ लें और मोदी की गारंटी के जो काम थे 20 महीने में ही अधिकांश कामों को सरकार ने पूरा किया है। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास की बात हो, चाहे किसानों का किया हुआ वादा हो। तेंदुपत्ता का कीमत भी हमारे वन मंत्री बैठे हैं 4000 से 5500 मानक बोरा किए हैं। चरण पादुका योजना फिर से चालू किए हैं, बोनस देने का काम फिर से चालू किए हैं। तो ये सब काम हम लोग कर रहे हैं। रामलला दर्शन योजना प्रारंभ किए हैं, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना प्रारंभ किए हैं। आज पंचायत में हम लोग
लोगों को सारे दस्तावेज वहीं उपलब्ध हो जाएं, उनको बैंकिंग सुविधा वहां पर हो जाए। इसलिए अटल डिजिटल सेवा केंद्र शुरू किए हैं। 1460 ग्राम पंचायत में अभी ये शुरू हुआ है और आने वाले 6 महीने में हम लोग 5000 पंचायत को इस सुविधा से युक्त करने वाले हैं। और अगले साल का जो 24 अप्रैल जो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस होता है, उस दिन तक पूरे प्रदेश के हर पंचायत में अटल डिजिटल सेवा केंद्र शुरू कर देंगे। हमारे पंचायत के लोगों को न बैंक जाना पड़ेगा, न कोई दफ्तर जाना पड़ेगा। वहीं का अटल डिजिटल सेवा केंद्र में सारे उनको दस्तावेज उपलब्ध होंगे, बैंकिंग सुविधा उपलब्ध होगी। तो ये सारा जो मोदी की गारंटी हम लोग के वादा थे, उसको हम लोग पूरा कर रहे हैं। और आपका भाई आज मुख्यमंत्री के दायित्व में है, तो आप लोगों का मार्गदर्शन चाहिए, आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। निश्चित रूप से समाज का सिर हम ऊंचा रखने में कोई कोर कसर नहीं उठाएंगे। हम लोगों के विकास के दृष्टि में सरगुजा और बस्तर विशेष फोकस में है। इसके विकास के लिए प्राधिकरण का गठन तो है ही, लेकिन अब मैं बताना चाहूंगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आज जो पीवीटीजी के लोग हैं, उनके लिए पीएम जनधन योजना उसकी शुरुआत की है। जैसे आपके बस्तर क्षेत्र में अबूझमाड़ियां हैं, हमारे जसपुर तरफ कोरवा बिरहोर हैं, बैगा हैं, कमार हैं, उनके लिए पीएम जनधन योजना में अलग से फंड की व्यवस्था है। धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना वो अलग से हमारे ट्राइबल गांव के लिए है। 6600 गांव हमारा छत्तीसगढ़ का धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना में शामिल है। सरकार की जो योजनाएं हैं वो तो है ही हैं, लेकिन उसके अलावा भारत सरकार से सीधे ये पीएम जनधन योजना में और धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना में, ये सब में वहां का विकास के लिए प्रावधान हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। तो इस सबका भी लाभ लेके अपने को अपने पारिवारिक हिसाब से भी और अपने गांव घर के हिसाब से भी विकास में आगे बढ़ना है। और आज हम लोगों का गौरव है, हमारे समाज का गौरव है कि आज देश का जो सर्वोच्च पद होता है राष्ट्रपति का, उसमें हमारे समाज की एक बहन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू वो विराजमान है। हमारे समाज के लिए गौरव की बात है। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को कि हम जब वो प्रधानमंत्री थे तो सांसद के रूप में इस देश के पार्लियामेंट में थे। उन्होंने 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का भी निर्माण किया। हम लोग की जो आबादी ज्यादा है छत्तीसगढ़ में 32% ट्राइबल लोगों की, उनका समुचित विकास हो, उसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य का भी उन्होंने निर्माण किया। और भारत सरकार में पहली बार आदिम जाति कल्याण मंत्रालय का गठन भी हुआ। इसके पहले किसी को चिंता नहीं थी कि आदिवासियों के विकास के लिए अलग से मंत्रालय का गठन हो। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया कि देश भर के आज 12 करोड़ से ज्यादा, उस समय कम रहे होंगे लेकिन आज 12 करोड़ से ज्यादा की आबादी है, इनके विकास के लिए अलग से मंत्रालय का गठन हो। आज हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार के बजट से ज्यादा बजट आज हमारे भारत सरकार के ट्राइबल मंत्रालय का बजट है। ये हमारे प्रधानमंत्री जी का ये सोच है, इतने बड़े बजट के साथ हमारे वर्ग का विकास चाहते हैं। ये चिट्ठी आ गई है हेलीकॉप्टर वालों का कि अब उड़ना ही है, इसलिए मैं क्षमा चाहते हुए मैं आसाराम जी से कहना चाहूंगा कि फिर से एक बार कार्यक्रम रखेंगे तो उस समय आप लोगों से और भी विस्तार से बात होगी। आज वापस जाना पड़ेगा, इसलिए मैं आप सभी लोग भारी संख्या में इस ठाकुर जोहारनी कार्यक्रम में आप सब लोग आए। मैं पूरे समाज के बंधुओं का सबका मैं सेवा जोहार करते हुए आप लोगों का अभिनंदन करते हुए, इसी तरह से आप लोगों का मान सम्मान मतलब आप लोगों का आशीर्वाद मिलता रहे, ऐसा मैं चाहूंगा। और आज बहुत सारे मांग पत्र आए, हमारे जनप्रतिनिधि हैं बहुत सी मांग रखे हैं, लेकिन आज मैं उनको सबको आश्वस्त करता हूं कि सबका काम धीरे धीरे करेंगे। लेकिन आज आए हैं तो कुछ देके तो जाना ही पड़ेगा। तो एक तो बागोड़ एनीकट का पुनर्निर्माण सहुद्वन सिंचाई योजना, इसकी लागत 30 करोड़ रुपए है, इसकी मैं घोषणा करता हूं। 132 केवी
उच्च दाब विद्युत केंद्र की स्थापना नरहरपुर में, इसकी भी लागत 30 करोड़ है, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। यहाँ पर मामा माधो लाइब्रेरी नरहरपुर में उसकी स्थापना, उसके लिए 20 लाख रुपए की घोषणा। और वैसे ही सामुदायिक भवन मांडरा दरहा, उसमें 20 लाख की घोषणा। यहाँ पर मोबाइल का टावर नहीं है, वो टावर भी लगवाएंगे। और यहाँ पर सब डिवीजन की सुविधा मिले नरहरपुर में, इसकी भी व्यवस्था करेंगे। और ग्राम ढोरापहर नरहरपुर में गोडवाना भवन की मांग हुई है, इसको भी बनवाएंगे। जंगू रायतार स्कूल में भी मांग हुई है, उसके भी हम घोषणा करते हैं। और चूंकि नरहरपुर में काफी हमारे समाज के लोगों का आना जाना होता है, तो एक सर्व सुविधा युक्त यहाँ पर विश्राम गृह का भी निर्माण हो, इसके लिए 80 लाख रुपए की घोषणा करते हैं। और इस क्षेत्र में 12 मूढ़ा क्षेत्र है नरहरपुर क्षेत्र में, तो एक एक मूढ़ा क्षेत्र में टीना शेड निर्माण के लिए 10-10 लाख के हिसाब से 1 करोड़ 20 लाख रुपया होता है, इसके भी हम घोषणा करते हैं। और हमारी सरकार आपके क्षेत्र के विकास के लिए वचनबद्ध है, आप सब लोगों को सुख सुविधा प्रदान के लिए वचनबद्ध है। खाली आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का मार्गदर्शन हम लोग को मिलता रहे। मैं अंत में फिर से आप सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय श्री विष्णुदेव साय जी, छत्तीसगढ़ शासन एवं